हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज जब मार्केट काफी अच्छी खासी डाउन हो गई है और एक बड़ा क्रैश मार्केट में आया है, इसको मैं क्रैश का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक इवेंट बेस्ड सेलिंग है। और यूके में एक और फिर से लॉकडाउन की बातें हुई हैं कि यूके लॉकडाउन में आ गया है और इंडिया ने भी यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है 31 दिसंबर तक। उसके बाद का डिसीजन बाद में लिया जाएगा कि बाद में क्या होना है इसका और क्या नहीं होना है। और उसके चलते आज निफ्टी 3.14% डाउन गई है। 3.14% सिंगल डे में जाना काफी होता है और बेसिकली डाउन तो उससे भी ज्यादा गई थी। बंद होते होते 13,328 पर बंद हुई है, जो कि 432 पॉइंट डाउन है। और लेकिन वैसे इंट्राडे में 13,124 पॉइंट डाउन चली गई थी और वहां से 200 पॉइंट्स की रिकवरी भी आई है। तो ये जो 200 पॉइंट्स की रिकवरी आई है ना, ये अपने आप में काफी बड़े संकेत देती है कि ये एक पैनिक सेलिंग थी। और पैनिक सेलिंग जब भी मैंने आज तक देखी है ना, देखो जब भी मैंने ब्रॉड बेस्ड पैनिक सेलिंग देखी है वो फाइनली रिकवर ही हुई है। उसका रिकवरी से अलग दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर मार्केट ने सीरियसली डाउन जाना होता है ना, तो वो पैनिक सेलिंग करके कभी डाउन नहीं जाती, वो धीरे धीरे डाउन जाती है और कंसोलिडेट होके डाउन जाती है। जो ये पैनिक सेलिंग आती है ये इमीडिएटली वापस से जूम करके एकदम से वापस आती है। अगर इस चीज के आपने पिछले कुछ टाइम में रिजल्ट्स भी देखने हैं तो आप वो देख भी सकते हो कि ये भी एक पैनिक सेलिंग थी, उसके बाद में रिकवर हो गई। जो हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं जो ये 25 नवंबर को आई थी, इससे पहले ये 15 अक्टूबर को पैनिक सेलिंग आई थी, ये भी साथ में यहीं पर कंसोलिडेट हुई और उसके बाद रिकवर हो गई। तो यहाँ पर 2% से ज्यादा, 2% से ज्यादा की मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं, तो 2% से ज्यादा जब भी सेलिंग आती है तो जनरली वो रिकवर हो जाती है। यहाँ पर ये 2.23% की सेलिंग आई थी, उसके बाद में कंसोलिडेट हुई, थोड़ी सी नीचे गई और उसके बाद में सारी रिकवर हो गई। तो जनरली ऐसा होता है हमेशा। और एक और बात है कि जब यहाँ पर पैनिक सेलिंग में सेम डे रिकवरी आ जाए ना, तो वो अपने आप में और स्ट्रॉन्ग होती है। और मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं कि आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि यहाँ पर सपोर्ट कहां पर है निफ्टी की, और वो सपोर्ट कहां पर नजर आती है। तो देखो निफ्टी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट देकर निकली थी। ये एक रेसिस्टेंस जोन था जिससे ब्रेकआउट देकर निकली थी। और जब ब्रेकआउट देकर निकलती है कोई भी चीज तो वो एक चैनल में ट्रेड करती है। और अगर उस चैनल को देखा जाए कि इसका चैनल कहां बनता है, बेसिकली सपोर्ट कहां बनती है, तो ये ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट हम यहां पर मेजर कर सकते हैं। और ये सपोर्ट हमारी इस लेवल पर आती है जो ये यहां के आसपास हमारी आती है। अगर अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में टूटकर आता है तो वो ये रेंज आती है एक 12,800 से 12,800 से 12,900 के बीच में। ये एक सपोर्ट जोन बनता है और यही सपोर्ट हमारा इस रेंज में भी बनता है कि जहां पर इससे पहले एक पैनिक सेलिंग आई थी, उसके बाद रिकवरी हुई थी। तो जो पैनिक सेलिंग इससे पहले आई थी वहां पर जो सपोर्ट बनी थी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो आप इस चीज को बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको एक सीरियस सपोर्ट फाइंड करनी है तो सीरियस सपोर्ट फाइंड करने का एक तरीका है कि इससे पहले जब एक फॉल आया था, चाहे वो एक इंडेक्स की बात हो चाहे वो किसी स्टॉक की बात हो, जो लास्ट फॉल आया था, लास्ट फॉल के बाद जो सपोर्ट बना था और सपोर्ट के जो सपोर्ट जो लोएस्ट लेवल था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। क्योंकि जिस लेवल को लास्ट टाइम लो बनाया गया पैनिक सेलिंग के बाद में, अगर वो नहीं टूटा तो इस बार भी वो लेवल वहां तक टच जरूर कर सकता है, लेकिन उसके टूटने के जो आसार हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो करंट सिचुएशन में अगर निफ्टी की बात करें तो जो ट्रेंडिंग लाइन है वो भी सेम ही रेंज को ये यहाँ पर शो करती है। जो प्रोबेबिलिटी आती है वो सेम ही रेंज की प्रोबेबिलिटी आती है। और वो रेंज हमारी एक्चुअल में ये रेंज बनती है कि इस रेंज के आसपास हमारी सपोर्ट होनी चाहिए। और ये रेंज हमारी आती है 12,800 के आसपास। और लास्ट टाइम भी इसने यहीं पर सपोर्ट ली थी और यहां से सपोर्ट लेकर ये वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकती है। तो निफ्टी की तो बात जहां तक है वो ये है, ये मुझे रेंज नजर आती है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी सपोर्ट की बात करें तो सेम ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी आता है। और बैंक निफ्टी में जब हम एक बार ये चैनल को देखते हैं तो चैनल इसका हमारा ये बेसिकली इसने आज ही टच कर दिया। तो अगर आप पूरी फाइन लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करोगे बैंक निफ्टी के केस में, तो इस लेवल से हमने जो मीडियम में एक लो बना था वो लिया और उसके बाद में जो टच किया, तो आज बिल्कुल इसने प्रिसाइजली वहीं पर इसने टच किया है। और अगर पिछले इससे पहले का अगर एक सपोर्ट जोन देखा जाए तो एक रेंज है पूरी बड़ी, और इस रेंज को देखा जाए तो इस तरीके से नजर आती है कि यहां पर ये एक रेंज आ सकती है।
तो जो सपोर्ट है वो 28,500 के आसपास तक आ सकता है। देखो एक बात बिल्कुल पक्की है कि जब कोई चीज लगातार ऊपर चलती है तो उसमें एक गिरावट आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब इसमें काफी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये गिरावट आनी तो थी, हम पहले ही क्यों नहीं निकल गए। देखो पहले कब निकलेंगे और वो गिरावट कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता होता। अब अगर हम यहां से ऊपर चलने की बात करें तो ये तो गिरावट यहां से भी आ सकती थी, ये गिरावट यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी और यहां से भी, और हो सकता है कि अभी ये यहीं से वापस से यू टर्न ले ले और वापस से और ऊपर चला जाए। तो ये गिरावट कब आएगी किसको पता है। जो इन सब चीजों से सीख लेने की जरूरत है ना, वो जरूरत है सीख लेने की कि हम जब एफएनडो में काम करें तो कितना घबराना चाहिए, वो चीज समझने की जरूरत है। जब हम मीडियोकर बेकार कंपनीज में ट्रेड करें तो कितना घबराना चाहिए, वहां समझने की जरूरत है। जब आप एक ग्रेट कंपनी में काम करते हैं ना और अगर उसके बाद भी लाइफ टाइम हाई वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, जो चीजें नीचे चल रही होती हैं जिनके ग्रेट रिजल्ट्स होते हैं, जो मैं बार बार बताता हूं, अगर आप उनमें ट्रेड करते हैं तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ये गिरावट तो हमेशा आनी ही है। कभी ऐसे मार्केट में होता है क्या कि पिछले 40 साल से जब से हम सेंसेक्स की बात करते हैं कभी गिरावट नहीं आई। गिरावट तो आना एक नॉर्मल सी बात है। और अगर बड़ी गिरावट की बात भी नहीं करें, छोटी गिरावट भी वो तो आती ही रहेंगी, उसमें अगर घबराना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सचिन तेंदुलकर किसी एक पर्टिकुलर मैच में आउट हो गया तो दोबारा से खेले नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मैच में अगर आउट हो गए दोबारा से खेलना है, हमने रन तो बनाए हैं ना। और यहां तो एक जो आउट होने की बात है ये एक छोटी सी पॉइंट है कि आज की डेट में, जैसे मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की आज की डेट में बात करता हूं कि आज क्या इंपैक्ट आया है, तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो पे आज 4.5% का इंपैक्ट है जो कि माइनस में चला गया है। अब अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी फिगर है अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखी जाए, लेकिन अगर उसको परसेंटेज टर्म्स में देखी जाए तो 4.5% है। अब ये जो 4.5% है ये पिछले 3 महीने की इनकम के कंपैरिजन में कितना है, यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पिछले 3 महीने में अगर हमने 25% कमाया है और 25% में से अगर 4.5% का सिंगल डे में हिट आता है तो यहां पर यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है, जो गिरावट, जो रिट्रेसमेंट या जिसको पुल बैक भी कहते हैं, जो पुल बैक हमारा नेक्स्ट 10-15 डेज में धीरे धीरे करके आ सकता था, वो एक इवेंट की वजह से वो सेम डे में आ गया। तो ये सेम डे में आ गया तो इसका मतलब यही है कि जो चीजें धीरे धीरे होनी थी, जो पिटाई धीरे धीरे होनी थी, वो एक ही दिन में आ गई। तो ठीक है ना यार, दर्द खत्म हो गया, हो गई पिटाई, अब उसके बाद में यहां से ऊपर ही जाना है। अब अगर ऊपर नहीं भी जाना है तो सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट यहां के आसपास आती है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में ना हर जगह अलग अलग सपोर्ट आती है। तो ये इसकी बैंक निफ्टी की सपोर्ट ये है कि ये रेंज है। इससे पहले निफ्टी की हमने सपोर्ट देख ली, निफ्टी की सपोर्ट की रेंज है 12,800 12,800 के आसपास। तो यहां से फर्दर 500 पॉइंट्स डाउन जा सकता है। अब 500 पॉइंट्स कितना होता है निफ्टी के लिए, देखो निफ्टी के लिए 500 पॉइंट्स आज की कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 3.5% या 4% है। अब 4% भी अगर निफ्टी डाउन नहीं जा सकती, 4 पॉइंट आज डाउन चली गई, 3% बेसिकली, अगर 3% आज डाउन चलेगी, 4% नेक्स्ट टाइम डाउन चली जाती है, 7% डाउन जाती है, तो ठीक है 7% डाउन चलेगी, इट्स ओके। 30% कमाया, 25% कमाया और उसके बाद में 7% का रिट्रेसमेंट आ गया, फिर से रैली शुरू हो जाएगी। यहां पर घबराने की बात सिर्फ उस बंदे को है जिसने उधारी पर पैसे लेके काम किया है और जो एफएनडो कर रहा है, जो कॉल एंड पुट कर रहा है, या जो बेकार कंपनीज में काम कर रहा है। यहां जो मेन स्टॉप लॉस होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, मेन स्टॉप लॉस होता है हमारे काम करने के तरीके में, ना कि स्टॉक्स में। अब अगर हमने किसी अच्छी कंपनी को खरीदा और आज वो इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से मान लो 7-8-10% डाउन चली गई, तो कोई बात नहीं यार, कल वापस आ जाएगी, परसों वापस आ जाएगी। हम अगर कोई रियल एस्टेट भी परचेज करते हैं तो वो कोई 2 दिन के प्राइस की वजह से, मान लो अगर हमने कोई रियल एस्टेट 5 करोड़ की भी परचेज की या 2 करोड़ की परचेज की, अगर कोई नेक्स्ट डील उसकी 10% कम पे आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर बगल वाला प्लॉट 10% सस्ते रेट पर बिक गया तो आप भी घबराकर उसको बेचना शुरू कर दो कि यार ये तो बेकार चीज लेगी। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, जिस स्टाइल में खासतौर से हम लोग काम करते हैं, जिस स्टाइल में मैं काम करता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार 15-20% 6 महीने में मिल जाए अपने लिए बहुत है। तो जिन लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, अब से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 2 महीने पहले, वो अभी भी गेन में ही बैठे हैं ओवरऑल। हाँ, प्रॉफिट एक लेवल तक प्रॉफिट ऊपर से नीचे आ गया है आज की गिरावट की बाद में, लेकिन अभी भी गेन में बैठे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, भाई देखो ये वो एक इस तरह की बात है कि यार आफ्टर 10 इयर्स हम घूमने निकले थे और घूमने निकलते ही बारिश हो गई, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, अब क्या करें। तो देखो ये एक्सपीरियंस तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कब तक घबराने वाली बात नहीं है, जब तक हमने कोई अच्छी चीज परचेज नहीं की है। अगर हम सट्टा खेलने की बात कर रहे हैं तो भैया सट्टा खेलने में तो चाहे ऐसा हो या नहीं हो तब भी घबराने की बात होती है।
देखो आज की डेट में जिसने भी पिछले काफी दिन की रैली के बाद में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी ना, तो उसकी हालत खराब हो गई होगी। लेकिन बचा कौन होगा? जो स्टॉप लॉस के साथ काम करता होगा। अब स्टॉप लॉस में भी बहुत सारे केसेस में क्या हुआ होगा कि जिस लेवल पर स्टॉप लॉस हुआ वहीं से रिकवरी आ गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज रिकवरी नहीं आई है। 200 पॉइंट्स की निफ्टी में लोएस्ट लेवल से रिकवरी भी आई है। तो अगर किसी ने 13,200 पर आज अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, नुकसान भी हो गया, और वो वापस से 128 पॉइंट ऊपर भी चला गया। और अगर कल को वापस से मार्केट और रिकवर कर जाए, अगर 200 पॉइंट रिकवर कर जाए, तो वो सिर्फ देखता रह जाएगा। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में किसी ने अगर एफएंडो के बदले अगर अच्छी कंपनीज को लेकर बैठे होते, तो जितनी रिकवरी आज हुई वो रिकवरी भी उसकी वापस आ गई, नुकसान भी नहीं हुआ, और वापस से जो कल परसों तरसों में या अगले एक महीने में जो रिकवरी आएगी वो फर्दर रिकवरी आ जाएगी। और उसके बाद में कुछ अच्छी कंपनीज ऐसी भी होंगी जो अब से जो निफ्टी यहां तक नहीं पहुंचेगी वापस से, जो इसने लेटेस्ट आज हाई बनाया था 13,789 का, 13,777 का, तो निफ्टी यहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन बहुत सारी कंपनीज इससे ऊपर लाइफ टाइम हाई इमीडिएटली बनाना शुरू कर देगी। जैसे मैं आज एक एग्जांपल लेता हूं, कल मैंने एक जो पोस्ट डाला था, जो वीडियो बनाकर डाली थी टेस्टी बाइट की, जो चार्ट ऑफ द वीक था, उसमें मैंने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, और वो ट्रायंगल फॉर्मेशन में निचले लेवल पर था, और यहां से पहले ऊपर जाना बाकी था, और उसके बाद में ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद में जो डेप्थ थी ट्रायंगल की, मैक्सिमम डेप्थ थी, उतना जाना बाकी था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसने उस शेयर ने आज क्या किया कि वो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी रेड हुआ ही नहीं, वो नीचे प्रेशर के साथ में वापस आया। दिन में वो 12% तक बढ़ गया था, 12% तक, उसके बाद में वो 2% तक आया ड्यूरिंग द डे जब ये फॉल हुआ, लेकिन वापस से 8% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो ऐसा इस तरह का होता रहेगा। यहां पर हमें क्या करने की जरूरत है कि हम अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई रखें, किसी भी स्टॉक में 10% से ज्यादा ना लगाएं। तो हमारे पास अगर किसी में 5% है, किसी में 6% है, किसी में 10%, तो ओवरऑल अगर 14-15 शेयर्स हैं, और अगर इस तरह की गिरावट आ भी जाती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। घबराने वाली बात उस बंदे को होती है जो या तो एक ही शेयर में बहुत ज्यादा पैसे लगाकर बैठे हैं और वही शेयर अपना 10% 15% टूट जाए। लेकिन अगर अपना पोर्टफोलियो मार्केट के जितना ही टूटता है, निफ्टी के जितना ही टूटता है, तो वो तो एक नेचुरल सी बात है, वो अप डाउन तो आते ही रहेंगे। जब यहां से आप एक चीज देखो ना, 3 नवंबर में 11,716 था मार्केट, और 11 नवंबर को ये 12,751 था। तो यहां से ये पूरे 1000 पॉइंट्स की रैली थी, और कितने सेशन में? सिर्फ 7-8 सेशन में ये 1000 पॉइंट की रैली थी। तो अगर 1000 पॉइंट्स की रैली हम देख सकते हैं 7 डेज में, तो यहां पर एक दिन में 300 पॉइंट्स या 400 पॉइंट्स की अगर गिरावट आती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम इस गिरावट को नहीं सहन कर पा रहे हैं ना, तो सीरियसली हमें थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, मैं इस बात को कहूंगा। और मैच्योरिटी लानी कहां पर है? मैच्योरिटी हमें लानी है, बिलीव मी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को छोड़कर, एफ&ओ और कॉल पुट ऑप्शन में काम करना छोड़कर, और ग्रेट कंपनीज में काम करना शुरू करके, और वो भी वेल डाइवर्सिफाई तरीके से। और वो भी ग्रेट कंपनीज को अगर हाई रेट पर परचेज करोगे ना, जो लाइफ टाइम हाई पर बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, वहां भी फंसने के चांसेस होते हैं। अगर ग्रेट कंपनीज को नीचे के लेवल पर अगर ट्रेड किया जाए या परचेज किया जाए, तो वहां पर उतने फंसने के चांसेस नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा, मैं दोबारा से इसकी एक वापस से वीडियो बनाऊंगा जब अगले 10-15 दिन में मार्केट थोड़ी सी भी रुकेगी ना, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ग्रेट कंपनीज हैं उन्होंने मार्केट के साथ आज डिप तो लिया था, लेकिन वापस से मार्केट अभी पूरी रिकवर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूरी रिकवरी भी दिखा दी, और उन्होंने नए हाई भी बनाने शुरू कर दिए, इस पूरे रेसिस्टेंस को तोड़कर आगे भी बढ़ गई। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है। अब अगर हम फर्दर कुछ और की भी बात करें, बैंक निफ्टी से अलग जूनियर निफ्टी की बात करें, तो जूनियर निफ्टी में भी अगर हम स्टॉप नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी इस लेवल पर आती है कि अगर हम इस चैनल को ड्रॉ करें, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसमें आती है यहां पर 29,200 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यहां से 5% डाउन के आसपास हमारी सपोर्ट आ जाती है, 6% के आसपास। फिर अगर हम फर्दर बात करते हैं, जो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप में एक जो सपोर्ट आती है, बेसिकली वो सपोर्ट आती है जो इसने पुराना रेसिस्टेंस तोड़ा था, यहां के आसपास आती है। तो यहां से ये लगभग 8-9% के आसपास का और फॉल हो सकता है। जो यहां पर सपोर्ट आती है, निफ्टी मिड कैप की सपोर्ट आती है 5077। उसके बाद में अगर हम फर्दर देखें, तो निफ्टी आईटी तो गिरा ही नहीं है, ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसमें सपोर्ट का कोई बात ही नहीं है। अगर निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो वो पूरी सपोर्ट पर आ गई है, और निफ्टी फार्मा की बात करें तो ये सपोर्ट पर ही है। आप अगर एक चीज देखोगे ना, तो निफ्टी फार्मा इस रेंज में ही है, और ये रेंज तोड़कर इसने ऊपर निकलना शुरू किया था। ड्यूरिंग द डे ये नीचे आया और वापस से इसी रेंज के ऊपर घुस गया।
तो जो ब्रेकआउट लेवल था उससे ऊपर चला गया, तो ये पूरी की पूरी रेंज है, इसी रेंज, ये इसमें स्पेसिफिक सपोर्ट कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी रेंज जरूर है यहां पर सपोर्ट की। उसके बाद अगर बात करें निफ्टी मेटल की, बात करें निफ्टी मेटल में आप ये देखो, ये पूरा सपोर्ट है, ये लेवल इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसी लेवल पर यहां पर सपोर्ट आ जानी चाहिए, थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है फिर सपोर्ट आ जाएगी। तो जब हम सपोर्ट की बात करते हैं इतनी बड़ी गिरावट में, तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है कि ऊपर से नीचे जो सपोर्ट है वो कितनी दूर है। तो अगर आज की डेट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे इंडेक्स की अगर बात करें तो सपोर्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और जब बहुत ज्यादा दूर सपोर्ट नहीं होती है तो उसको ये भी कहा जाता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जब वो नया हाई बनाना शुरू करती है मार्केट, तो वहां से जो रिटेलर्स हैं उनसे माल बिकवाने के लिए इस तरह के काम कर दिया करते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। अगर हम कैनरा बैंक की बात करें, कैनरा बैंक में क्या हुआ, कैनरा बैंक में उन्होंने ऑपरेटर्स ने आप अगर याद करोगे तो फरवरी की न्यूज को उठाकर रीफैब्रिकेट करके और पब्लिश करा दिया। अब एक चीज देखो, जो न्यूज फरवरी से रिलेटेड थी जिसमें कैनरा बैंक का जो लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ का था, उसको भी मीडिया ने 7000 करोड़ करके पब्लिश कर दिया। क्यों पब्लिश कर दिया भाई? सब एक हैं, आप इस चीज को समझ लो। ये चीज मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये चीज बोलनी जरूरी भी है कि कम से कम इस बात को समझना तो चाहिए कि 7000 करोड़ की न्यूज को आप पब्लिश कर रहे हो और कैनरा बैंक का नाम लगाकर पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, उसके नीचे अलेजडली वर्ड भी लगा हुआ है कि ये अलेज्ड है, और अलेज का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बात की, ऐसा कहा जा रहा है। उसके नीचे ये भी लिखा हुआ था प्रोविजन मेड एंड लॉस बुक्ड, लेकिन लॉस बुक्ड कब किया हुआ है और प्रोविजन मेड कब किया, उसकी भी क्लैरिटी दे देते। एक और अगर आप चीज याद करो ना, तो जितने भी वेबसाइट पर ये न्यूज थी इस 7000 करोड़ के जो इसकी जो फ्रॉड हुआ था, अगर आप उस पूरी की पूरी लाइंस को देखोगे ना तो सबकी लैंग्वेज सेम थी। इस तरीके से लैंग्वेज छपी हुई थी कि जैसे किसी चीज की एडवर्टीजमेंट निकाली हो। उसके बाद में जब कैनरा बैंक ने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये तो लॉस भी पहले ही बुक हो चुका है और इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि रिटेलर्स ने सिर्फ ये चीज तो सुन ली कि ये न्यूज आई है, न्यूज तो पब्लिश कर दी मीडिया ने, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आई है कैनरा बैंक की तरफ से उसकी कोई इस तरह की न्यूज पब्लिश नहीं की। क्यों? वो पब्लिश तो करनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को गुमराह करना था ना। और रिटेलर्स को गुमराह करके क्या हुआ, काफी लोगों ने आज बेच दिए होंगे, और ऊपर से जब मार्केट इतनी डाउन हो गई तो मार्केट का भी प्रेशर पड़ गया, तो बच्चे कुछ ने भी बेच दिया होगा। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल रिजल्ट ये निकलेगा, यही शेयर 6 महीने बाद आप देखना 200 रुपए नजर आएगा, और आप इस चीज को आप खुद से देख लोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है। बैंक्स, आप मतलब इस पूरी स्टोरी को समझ रहे हो। मैंने जैसे एक पहले आपको एक कहानी भी सुनाई थी, जो बंदर बेचने वाली थी, ऑपरेटर्स की पूरी कहानी बनाई थी, वो बंदर बेचने वाली कहानी थी, ये बंदर खरीदने वाली कहानी है। हमसे ही बंदर हमारे सस्ते खरीद के बाद में हमें ही महंगे बेचे जाएंगे, आप ध्यान रखना। ये बंदर हमसे ही सस्ते 110 रुपए पर कैनरा बैंक में खरीदे जा रहे हैं, और बाद में फाइनली यही 300-400 रुपए पर यहीं पर बेचे जाएंगे, और फिर अभी भी बुद्धू बने हैं बंदरों को बेचकर सस्ते प्राइस पर, और बाद में भी बुद्धू बना जाएगा महंगे प्राइस पे वापस से उन लोगों से खरीदकर। तो यहां पर बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। मेरा कहना यही था आज की डेट में। और जहां तक सपोर्ट की बात है तो निफ्टी में बहुत ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो मैक्सिमम आप ये देखो ना, ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है यार, दिस इज सच ए ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट निफ्टी एफएमसीजी में। मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा? ये मैक्सिमम यहां तक आ जाएगा। कितने पॉइंट की और गिरावट नजर आती है? 600 पॉइंट की। 33,000 पे 600 पॉइंट्स इज ओनली 2%। इतनी छोटी मोटी गिरावट को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आ सकती है, और घबराकर अपना माल कभी नहीं बेचना चाहिए। अच्छी चीज खरीदो और उसको अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से लेकर चलो। सो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम माय साइड टुडे। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, और बंदर बेचने और खरीदने के गलत टाइमिंग्स में अपने आप को ट्रैप में लाने से बच सके। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।